बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। अजीज तलबा और दोस्तों, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से एक अहम जो काम है या जो जुज़ है बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में, उसकी जो हैसियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर जब हम खारिजा पॉलिसी की बात करते हैं और उसमें सफारतकारी यानी डिप्लोमेसी का जो लफ्ज़ है वो आपने अक्सर सुना होगा। सफारतकारी से क्या मुराद है, सफारतकारी क्या होती है, सफारती नुमाइंदे क्या है, इससे हम क्या मुराद लेते हैं, सफारती मराहत और उनकी तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, सफारतकारों के वज़ाइफ यानी उनका काम क्या होता है, साथ साथ में कौंसलर कौन होता है। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि सफारतकार कौन है, कौंसलर कौन है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और इससे क्या मुराद लिया जाता है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म है, या आप दूसरे जो सियासियात है पॉलिटिकल साइंस के या हिस्ट्री के, या आप अगर कहीं काम करते हैं दफ्तर खारिजा में या इन जैसे इदारों में, या आपकी सोच ये है कि मैंने वहाँ काम करना है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैंने वहाँ का काम करना है, तो एक तालिब इल्म के हैसियत से आपके लिए इन चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि सफारतकार कौन होता है। सफारतकार की जब हम बात करते हैं तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सफारतकार से मुराद वो है कि वो किसी भी मुल्क का या रियासत का वो एक नुमाइंदा होता है, दूसरे मुल्क में वो जाता है और अपने मुल्क की वो नुमाइंदगी करता है। वो तमाम मामला जो है गुफ्तगू के ज़रिए यानी बातचीत के ज़रिए वो करता है, जंग की बजाय वो गुफ्तगू से ताल्लुकात को जो है वो तय करता है। इसी को सफारतकारी या डिप्लोमेसी कहते हैं। इसमें फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब इब्तिदाई तौर पर खुफिया मुआहदे जो होते थे या दूसरे जो अहम काम होते थे या खुफिया इत्तेहाद मामलात जो वो जंग के होते थे या दूसरे जो अहम काम होते थे किसी भी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद बनना या टूटना, धोखाधड़ी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था सफारतकारी डिप्लोमेसी को। लेकिन और ये लफ्ज़ जो था वो इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ये बहुत इसको मायूब समझा जाता था, ये धोखाधड़ी के ज़िम्मे में आता था और लोग इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमने देखा है कि डिप्लोमेसी जो है सफारतकारी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सफारतकारी जो है या डिप्लोमेसी, उसमें हम फिर जब बात करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ डिप्लोमेसी या जो सफारतकारी है उसकी अहमियत कुछ इस तरह बढ़ी कि जो उनके नुमाइंदे रियासतों के होते थे वो अपने मुल्क के बिहाफ पर गुफ्तगू या बातचीत के ज़रिए खुले आम जो है ओपन माइंड के साथ वो मुआहदे करते थे और इस तरह मुआहदे होते थे, इस तरह काम होते थे जिसमें हम देखते थे कि उन मुआहदों और इत्तेहाद की वजह से हमने देखा है कि उनकी अहमियत बढ़ गई है और उसमें धोखाधड़ी शामिल नहीं होता था, यानी खुले ज़हन के साथ वो मुआहदे या जो इत्तेहाद बनाए जाते थे। तो इस तरह डिप्लोमेसी ने तरक्की की और फिर हमने देखा है कि रियासतों में के ताल्लुकात में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है और आज की दुनिया में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। इस तरह मुख्तलिफ जो माहिरीन है डिप्लोमेसी के हवाले से, बरतानवी मुसन्निफ जो है वो इस हवाले से लिखते हैं कि डिप्लोमेसी जहानत और महारत के इस इस्तेमाल को कहते हैं जो रियासतों की हुकूमतों के माबैन सरकारी ताल्लुकात के मामले में अमल में लाई जाती है। इस तरह एक दूसरी जो मुसन्निफ है वो कहता है कि सफारतकार के अल्फाज को इसके अमाल से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसके अल्फाज कुछ और अमाल कुछ और होते हैं। और एक और तारीफ के मुताबिक हुकूमतों के दरमियान मवासिलाती राब्ता यानी हॉटलाइन डिप्लोमेसी कहलाता है। ये मुख्तलिफ जो माहिरीन है वो इसकी तारीफ भी इन अल्फाज में करते हैं। साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सफारती नुमाइंदों की दर्जा बंदी क्लासिफिकेशन
جو ہے ڈپلومیٹک ایجنٹ کی وہ کس طرح ہوتی ہے، سفارتی نمائندوں کی درجہ بندی۔ جب ہم سفارتکاری کی بات کرتے ہیں تو سفارتکاری میں نمائندوں کی بھی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یا نمائندوں کی جو درجہ بندی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عہد قدیم میں کہ سفیروں کا یا جو ڈپلومیسی کا باقاعدہ طور پر کوئی نظام نہیں تھا۔ پھر جو دوسرا عہد وسطی کا جو دور ہے اور خاص کر اس کے اوائل میں ہم نے دیکھا ہے کہ اٹلی وینس جو ہے، اٹلی میں سفارتکاری کا عمل شروع ہوا، اور پہلی ریاست تھی اٹلی جہاں پر انہوں نے سفارتکاری ڈپلومیسی شروع کی، دوسری ریاستوں میں اپنے نمائندے بھیجے، اور اس طرح ہم نے 18ویں صدی کے آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً تمام جو ملک ہے مستقل سفارتیں قائم ہوئی، وہاں پر سفارتکاری شروع ہو گئی اور یہ ایک معمول بن گیا۔ اس طرح ہم پھر دیکھتے ہیں کہ 1815 میں ویانا کانگریس ہوئی، اور وہاں پر جو ہے سفارتی عہدوں کی درجہ بندی ہوئی، جو آج تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ کانفرنس آف ایکس-لا-جابل ایک ہوئی، اور ان کانفرنسوں کی یہ بھی ایک کڑی ہے کہ ان کانفرنسوں میں جو سفارتی نمائندوں کی درجہ بندی، ان کے رتبے کا تعین، ان کے وظائف کو متعین کیا گیا کہ وہ کس طرح کام کریں گے۔ میزبان ریاست سفارتی نمائندوں کو غیر پسندیدہ شخص قرار دے تو اسے اپنے وطن واپس جانا پڑتا ہے۔ سفارتی نمائندوں کی اقسام ہے۔ پہلے سفراء جو ہے وہ کیا ہے، وہ سفیر جو ہے یورپ میں اس وقت اس کو پوپ کا نمائندہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ سربراہ مملکت کے وہ نمائندے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی سفیر ہوتا ہے وہ سربراہ مملکت کے نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس لیے خصوصی اعزازات کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ وہ براہ راست مراسل ملک کے سربراہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی ملک کے سربراہ کو اپنی ریکویسٹ بھیج کے ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور سفراء کے لیے ایکسلنسی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دولت مشترکہ کے رکن ممالک میں سفیر کے لیے ہائی کمشنر کہلاتا ہے۔ جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں پر سفیر کی بجائے ہائی کمشنر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے خبروں میں بھی اکثر سنا یا پڑھا ہوگا، اخبار میں بھی دیکھا پڑھا ہوگا۔ اس طرح جو دوسرے، ایک تو میں نے سفیر کی بات کی کہ سفیر کون ہے، نمبر 1۔ پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مندوب، کہ مندوب کون ہے۔ مندوبین جو ہوتے ہیں، مندوبین یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، مندوب یا مندوبین جو خصوصی ہوتے ہیں اس کے متعلق۔ یہ دوسرے درجے پر جو مندوبین ہے یا مندوب ہے وہ آتے ہیں۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ سربراہ مملکت کی ذاتی جو نمائندہ وہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حیثیت ایز اے اسٹیٹ ہوتی ہے، ایز اے ریاست، وہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سفیروں جیسے اعزازات کے بھی مستحق نہیں ہوتے، حقدار وہ ان کے نہیں ہوتے۔ انہیں براہ راست ملک کے سربراہ سے بات چیت کرنے یا کسی بھی وقت اس سے ملاقات کرنے کا حق بھی ان کو حاصل نہیں، جس طرح سفیر کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایکسلنسی، جناب عالیہ کا جو لفظ ہے وہ اعزازی احتراماً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کا استحقاق نہیں ہوتا۔ اس طرح مندوبین مقیم جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو اعلیٰ کا بتایا، یہ اب مندوبین مقیم ہے، اس میں یہ تیسرے درجے کے مندوبین مقیم کو وہ چند ہی اعزازات حاصل ہوتے ہیں، ان کا نمبر آتا ہے۔ ان کا رتبہ مندوبین اعلیٰ سے کم تر ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایکسلنسی کا لفظ احتراماً بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے ناظم الامور۔ جس طرح ہم نے مندوبین، ایک مندوب مقیم ہے، مندوب مقیم جو ہے، پھر یہ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے۔ 4 نمبر پہ آ جاتا ہے ناظم الامور۔ ناظم الامور جو ہے وہ بھی بہت، جو سفارتکاری میں اس کا بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ان کا نمبر آتا ہے۔ اسے کسی سربراہ مملکت کی بجائے عام طور پر وزارت خارجہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، یعنی وہ براہ راست حکومت جو ہے، سربراہ مملکت
जो वज़ीर आज़म या सदर होता है वो तायीन नहीं करता, बल्कि खारिजा जो दफ्तर खारिजा होता है, फॉरेन ऑफिस, वो किसी भी मुल्क के दफ्तर खारिजा में वो भेजता है, और इसलिए उसको नाज़िमुल उमूर को दूसरी सफारती नुमाइंदों में जैसे इजाज़ात भी हासिल नहीं होती। जिस तरह दूसरे सफारती नुमाइंदों को इजाज़ात हासिल होते हैं, इस तरह नाज़िमुल उमूर को ये जो हक है उनको ये इजाज़ात हासिल नहीं होते। आपने अक्सर हमारे ख़बरों में देखा होगा कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को आज दफ्तर खारिजा तलब किया गया है। तो ये दफ्तर खारिजा के यानी भारतीय दफ्तर खारिजा के ये हुकाम होते हैं, ये हुकूमती के नुमाइंदे नहीं होते। इस तरह दूसरे एक और भी आ जाता है कि डिप्लोमेटिक कॉर्प्स कौन से होते हैं। हल्का अरबाब जो सफारतकार है उसमें मुख्तलिफ जो सफ़ीर है वो शामिल है, उनकी जुमात को ये कहा जाता है। इस तरह सफारतकारों के वज़ाइफ यानी फंक्शन, सफारतकारों के वज़ाइफ क्या है, जब हम बात करते हैं तो इसमें सफारतकारों के वज़ाइफ वो क्या है, उनका काम क्या है। सफारतकारों की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये सफ़ीरों का या अफसरों का एक ऐसा ग्रोह हमारे सामने आ जाता है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क में भेजता है, और वो कई अफराद पर मुश्तमिल होता है। वो मुतालिका मुल्क के जो अपना जो काम है, जो उनको फ़र्ज सौंपा गया होता है, वो उसको उन फ़राइज़ को सरअंजाम देता है। सफारती मिशन मेज़बान रियासत की दीवानी और फौजदारी जो कवानीन है उनके दायरे कार से आज़ाद होकर सिर्फ बैनुल-अक़वामी कवानीन के वो पाबंद होते हैं। बड़ी सफारती मिशनों में अमूमी तौर पर मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, मसलन सियासी, माशी, तिजारती, बाज़ औक़ात सरबराह हुकूमत जो है मुख्तलिफ शोबों मसलन मिलिट्री जैसे अहम शोबों में दूसरे मुल्क से राबिता व हम आहंगी पैदा करने के लिए मिलिट्री अताशी नामजद करता है। ये अताशी दफ्तर खारिजा की बजाय अपने मुल्क में मुतालिका शोबे से मुंसलिक होता है, उसका फॉरेन ऑफिस से कम ही राब्ता रहता है। बड़ी तरक्की याफ्ता जो रियासतों से सफारती मिशन सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल होता है, जो मुख्तलिफ नौइयत के जो काम है, फ़राइज़ है, वो सरअंजाम देते हैं। उसमें सब जो सफराय के फ़राइज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुफ्तु शनीद यानी नेगोशिएशन जो है जिसे कहते हैं, वो उनका काम है। गुफ्तु शनीद या बातचीत जो है वो उनका काम ये होता है कि गुफ्तु शनीद करें या बातचीत करें। वो अपने बातचीत के ज़रिए बड़े से बड़े मसले को भी हल करते हैं जो सफ़ीर होते हैं, और मुख्तलिफ जो शोबों में वो ताउन पैदा करने के लिए सफारतकार जो है दूसरी रियासतों में हुक्मरानों और दीगर अफराद से गुफ्तु शनीद बातचीत हमेशा करते रहते हैं। वो अपनी रियासत दूसरी रियासतों के माबैन इबलाग का भी वसीला बनते हैं। मारूफ जो सफारतकार है कैमरून के मुताबिक सफारतकारी का फ़न हुकूमत के फ़न से तहरीक पाता है, और हर सफारती अमले का अख्तिताम गुफ्तु शनीद पर होता है। गुफ्तु शनीद के मानी किसी हद तक समझौते यानी कंप्रोमाइज़ के भी आते हैं, यानी आप जो बातचीत करते हैं वो कंप्रोमाइज़ करने के हो। इस तरह डिप्लोमेसी का जो फ़न है दरअसल समझौते कराने का फ़न है। इसलिए ये कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है इसमें हम जो आपके मुल्क के जो उसूल है या जो पॉलिसी है या जो आपका एजेंडा है, तो दूसरे मुल्क के साथ आप उसको उसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमेशा अच्छा सफारतकार वो समझा जाता है जो मुफाहिमत करने वाला हो, जो मुफाहिमत पसंद हो। उसमें इतनी अहलियत ज़रूर होती हो कि कब क्या और कैसे समझौता करना है। ये सफारतकार की सबसे बड़ी खूबी होती है। सफारतकार की ये भी जिम्मेदारी है या ये उनका काम है कि वो अपने जो मुल्क की पॉलिसी है वहाँ दूसरे मुल्क में जहाँ मेज़बान मुल्क है उनके अवाम में उसके हवाले से वो काम करे, उनकी अपनी पॉलिसियों से उनको आगाह करे। अगर मेज़बान मुल्क के अवाम में कोई गलत फहमी है तो उनको भी दूर करे। इस तरह हम सफ़ीर की जो ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों और हुकूमत के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। उसे चाहिए कि वो हुकूमती पॉलिसियों का इजहार सलीके, होशियारी, इख्तिसार वाज़ेह अंदाज में करे। ख्वाही उसके अपने नज़रियात मुख्तलिफ हो या जो भी उनके अपने नज़रियात हो, लेकिन उन्होंने अपनी मुल्क की जो नुमाइंदगी है वो इस तरह करनी है कि उससे कोई पता ना चले कि उनके अपनी नज़रियात क्या है। इस तरह नुमाइंदगी का तकाजा ये भी है कि सफारती मिशन के हर रुकन को अपने मुल्क के मुतालिक बाखूबी इल्म हो, वो मुसलसल
इन इत्तलात को दूसरे को फराहम करे। बाज़ ममालिक अपने सफ़ीरों को कसीर फ़ंड भी देते हैं कि वो उन्हें अच्छे ताल्लुकात के फ़रोग़ में इस्तेमाल करें। और हमने देखा है कि मौजूदा जो दौर में बड़ी ताकतों ने बाज़ इंतज़ामी तंजीमी ज़िम्मेदारी भी सफ़ीरों को दी है और वो ये सर अंजाम देते हैं। अमेरिका सफारतकार जो है वो हम देखते हैं कि कई 1.5 से ज़्यादा दर्जन के वो जो एजेंसियां हैं उनकी भी वो जिम्मेदारी निभाता है। इस तरह इत्तलात जो है रिपोर्टिंग, ये भी एक जो सफारतकार होता है इत्तलात या रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं, उनका काम ये है कि वो अपने मुल्क को रिपोर्टिंग करे मेज़बान मुल्क के मुतालिक। तमाम जो उनकी जो सफारती नुमाइंदा होता है उनका वो अपनी रियासत की नुमाइंदगी के साथ उनका ये भी काम होता है कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं या अवामी जज्बात या मामलात क्या है, रुझानात क्या है, उनका तजिया वो करता है तमाम हालात व मामलात का जो मेज़बान मुल्क होता है। और वो इन तमाम सूरत हाल से अपने मुल्क को आगाह करता है और जो दूसरे जो मामलात होते हैं माशी अस्करी हालात से भी अपने मुल्क को का एक तजिया लिखता है, एक रिपोर्ट बनाता है और फिर उस रिपोर्ट को इन इत्तलात को वो जमा करता है, रिपोर्ट की शक्ल दे के अपने मुल्क को वो बेचता है। और जो मुल्क होता है वो उसका मुख्तलिफ पहलू से उसका जायज़ा लेता है और फिर इस सारे अमल को वो जो है रिपोर्टिंग कहते हैं इस सारे अमल को। और साथ साथ में इस सारे अमल जो रिपोर्टिंग होती है वो उसको खुफिया तौर पर किया जाता है और उसे अगर इस सारे अमल को खुफिया तौर पर किया जाए तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये खुफिया जासूसी का काम है। अगर आम तौर पर ये कुछ जो है आम तौर पर जो रिपोर्टिंग होती है जो सफारतकार या नुमाइंदा होते हैं वो खुले आम करते हैं, यानी वो आपसे मिलते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से इक्तिसादी पोजीशन के हवाले से बातचीत करते हैं, मुल्क के हालात देखते हैं, मीडिया देखते हैं, आवाम से मिलते हैं, सियासतदानों से, दूसरे सफारतकारों से। तो उन तमाम चीज़ों का तजिया करके वो रिपोर्ट बनाता है और वो फिर अपनी मुल्क को बेचता है। तो इन तमाम प्रोसेस को रिपोर्टिंग कहते हैं। मुफादात का तहफ़्फ़ुज़, चौथे नंबर पे आ जाता है मुफादात का तहफ़्फ़ुज़, यानी किसी भी जो सफारतकार होता है मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ या जो नुमाइंदा होता है उनका बुनियादी काम ये है कि वो अपने मुल्क के लोगों का जो मेज़बान मुल्क है, यानी अगर पाकिस्तान में अमरीकी लोग रहते हैं तो अमरीकी जो यहाँ पर सफारतकार नुमाइंदे होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि अपने लोगों का ख्याल रखें। इस तरह पाकिस्तान के अगर कोई सफारतकार बरतानिया में है तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पाकिस्तानियों का, अपने शहरियों का वहाँ पर ख्याल रखें, उनके तमाम मामलात, उनकी गमी खुशी, उनके पैदाइश उस जब होती है तो उनको सर्टिफिकेट जारी करना या उनके गमी खुशी में जाना, उनके मामलात से बाखूबी रहना और उनके साथ बेहतर ताल्लुक कायम करना, ये मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी रखना होता है। और बाज़ औक़ात इसमें ये भी होता है कि आपने साथ साथ में आपने उस मुल्क में इतना इन्वॉल्व होना है ताकि तमाम मामलात जो है सफारती मिशन में मेज़बान मुल्क को भी जो है वो मुफाद, जो उनकी मुफाद है उनको भी आपने ठेस नहीं पहुंचाना, यानी उनको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। और बाज़ औक़ात ये भी होता है ख़ास तौर पर जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि आप मेज़बान मुल्क का ज़्यादा उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ लोग शादियाँ करते हैं, कुछ लोग और। तो इसलिए आज जदीद दौर में हम देखते हैं कि सफारतकार जो है जिस तरह पहले हुआ करता था अब उस तरह नहीं है कि वो मुस्तकिल तौर पर या सालों साल एक मुल्क में मुकीम होते हैं, बल्कि उनको 2-3 साल, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, साल के बाद उनको उस मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा जाता है। तो ये भी एक शक्ल है। सफारती मराद और तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं तो इससे हमारी क्या मुराद है? आज की दुनिया में सफारती नुमाइंदे ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का खासा ज़रिया है। हमने देखा है कि 1815 की वियना कांग्रेस में यूरोपीय ममालिक के दरमियान इस सिलसिले में मुश्तरका मुफादात हुई और कांग्रेस के वज़ा करदा उसूलों का भी फ़रीक़ैन एहतराम करने लगे। इसके बाद तरक्यात की रोशनी में सफारती नुमाइंदों और उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में
कुछ कवानीन रिवायत जो है वो तरतीब दिए गए, जिसे वियना कन्वेंशन ने सफारती रवाबित 1961 में जो है वो इन कवानीन को बड़ी हद तक जो है इसको अहमियत दी गई। और इस कन्वेंशन का जो ड्राफ्ट है इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक कॉन्फ्रेंस पे 81 मुल्कों ने के नुमाइंदों ने 18 अप्रैल 1961 को दस्तखत कर दिए। इस कन्वेंशन को अगली जो कुल्ली या हमागीर होने का दावा नहीं, खुद इसके इफ्तिताहिया में भी ये वाज़ेह है, यानी ये जो कांग्रेस हुई है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल ही वाज़ेह है। इस कन्वेंशन ने जो सफारती अमले को मराहत दी है, जो उनका तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वियना कन्वेंशन में क्या लिखा गया है। उसमें यह है कि सफारती हुकूक मराहत तहफ़्फ़ुज़ात का बुनियादी मकसद ये है कि सफारती मिशन उनको पूरी मुस्तैदी से काम करने का मौका मिले। चुनांचे गैर मुल्कों के इम्तियाजी हुकूक का नजरिया, जिसके तहत सफारत खाने के रकबे को बैरून इलाकायियत फर्ज किया जाता था, अब कानूनी इस्लाह के जरिए इस अमल को रोक दिया गया। दूसरे नंबर पर सफारती कारिंदों को मेज़बान मुल्क की ताज़ीराती अमलदारी से कुल इस्तिस्ना दीवानी और इंतज़ामी अमलदारी से 3 मामलात को छोड़कर इस्तिस्ना हासिल है। 3 मामलात कौन से हैं जिसमें सफारतकार को इस्तिस्ना हासिल नहीं है? खालिसतन जो निजी गैर मनकूला जायदाद की बाजियाबी की कार्रवाई है। दूसरे नंबर पे विरासत के सिलसिले में कार्रवाई जिनको खास निजी हैसियत से करे। तीसरे नंबर पे कार्रवाई जिनका ताल्लुक इनकी निजी पेशेवराना या तजारती सरगर्मियों से हो। इसके अलावा जो भी काम हो या जो भी काम उनसे हो जाए या अमल वो करें, तो उससे जो सफारतकार है उनको इस्तिस्ना हासिल है। ये वियना कन्वेंशन के मुताबिक है। इसमें हम देखते हैं कि सफारतों को मुकम्मल ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से परेशान ना किया जा सके, मुकामी हुकाम इन्हें नज़रबंद या कैद ना कर सके। इस तरह सफारतखाने की इमारतों का रिकॉर्ड दस्तावेज़ात को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। सफारती कारिंदे मेज़बान मुल्क के तमाम बराह रास्त टैक्सों से भी मुस्तस्ना होता है। हमने देखा है कि अमेरिका के जो सफारतकार थे या उनके जो नुमाइंदे थे, सफारतकार तो उनको नहीं, लेकिन उन्होंने उनको सफ़ीर वगैरह फिर बाद में वो कहते थे कि ये हमारे सफ़ीर हैं, लेकिन उनके जो नुमाइंदे थे सफारतखाने में जो काम करते थे, मुख्तलिफ नाज़िमुल उमूर वगैरह या जो भी उनका अमला था, पाकिस्तान में हमने देखा कि उन्होंने कुछ बंदों को अपनी गाड़ी से टक्कर मार कर उनको शहीद किया, तो पाकिस्तान की पुलिस ने उनको कैद किया, फिर बाद में कोर्ट ने उनको जो है रिहा किया, जिस पर अवाम ने भी काफ़ी रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन उसमें ये हुआ था कि जो कवानीन है, आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो है उसके मुताबिक उनको वो ये कहते हैं कि उनको ये जो है हक हासिल है कि वो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। ये मुख्तलिफ जो वियना कन्वेंशन है उसकी कवानीन है कि सफारती मिशन के अमले को एक नया हक दिया गया, यानी सिवाय ममनून हिफाजती मंतकों के इन कारिंदों को मेज़बान मुल्क के इलाके में आज़ादाना निकल हक सफ़र करने का हक भी हासिल है। इस तरह कौंसलर सर्विस क्या होता है? आपने सफारतकार का नाम तो सुना होगा, लेकिन कौंसलर सर्विस जो है ये भी मुख्तलिफ जो शहर होते हैं हमारे सूबाई दारुल हुकूमतों में, खासकर यानी पेशावर, कराची, क्वेटा, वहाँ पर लाहौर में ये मुकीम होते हैं या उनके दफ्तर होते हैं। जो सफ़ीर है वो ज़्यादातर जो दारुल हुकूमत होते हैं इस्लामाबाद, उसमें वो मुकीम होते हैं, दूसरे मुल्कों के जो सफ़ीर होते हैं। जो कौंसलर होते हैं वो मुतालिका अफराद को जो गैर ममालिक में किसी मुल्क के कारिंदों के तौर पर काम करते हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन ने सफारती नुमाइंदों का दर्जा नहीं दिया, यानी उनको वो दर्जा हासिल नहीं, न बैनुल-अक़वामी कवानीन में न वियना कन्वेंशन में। कौंसलर सर्विस जो है वो इस हकीकत से बुनियादी तौर पर अपने मुल्क के तिजारती मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, यानी उनका जो काम है वो सिर्फ तिजारती जो मफादात होते हैं, जो रवाबित होते हैं या दस्तावेज़ात की तस्दीक वगैरह अपने लोगों के लिए। अगर पेशावर में कोई अमेरिका का कौंसलर बैठा है या ईरान का कौंसलर बैठा है, तो वो अपने लोगों के लिए जो है वो उनको वो मराहत या हक हासिल नहीं जो सफारतकार को हासिल है, लेकिन वो सिर्फ अपने लोगों की जो दस्तावेज़ है वो दस्तखत करता है या तिजारत के हवाले से काम करता है, अपने मुल्क को बताता है कि पेशावर से या सूबाई हुकूमत में या पाकिस्तान से हम ये तिजारत कर सकते हैं, या पेशावर में ये काम ज़्यादा है, हम यहाँ ये तिजारत कर सकते हैं, तो अपने मुफादात को वो उस हवाले से वो करता है। इस तरह हम देखते हैं
کہ جو ویانا کنونشن ہے انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کچھ جو حقوق ہے اور فرائض ہے وہ اصول بھی لکھے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کونسلروں کی 4 درجات ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ اول کونسلر جو ہے جنرل کونسل جنرل کہلاتا ہے، دوم جو ہے یعنی دوسرے نمبر پر کونسل سوم یعنی وہ تیسرے کونسل جو ہے وہ کونسل کہلاتا ہے، سوم نمبر یعنی تیسرے نمبر پہ وائس کونسلر آتا ہے، چوتھے نمبر پہ کونسلر ایجنٹ آتا ہے، یعنی کونسلر جنرل، کونسلر اور وائس کونسلر اور کونسلر ایجنٹ، یہ 4 اقسام ہیں کونسلروں کے۔ ان کے ذریعے جو ہے جو ان کے مقامی شہری ہوتے ہیں، مقامی علاقے میں یا شہر میں شہری ہوتے ہیں، ان کے اپنے لوگ جو رہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہمارے پاکستان کے لوگ سعودی عرب کی کسی شہر میں رہتے ہیں یا ایران کے یا کویت کے یا جرمنی کے کسی شہر میں رہتے ہیں، تو کونسلر جنرل کا، کونسلر کا، وائس کونسلر کا، کونسلر ایجنٹ کا، ان لوگوں کی یہ جو 4 اقسام ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں کے جو مسائل ہے، دستاویزات ہے، وہ بھی دستخط کریں، اور جو اقتصادی حوالے سے جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی اپنے ملک سے آگاہ کریں۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع میں نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔